हेलो दोस्तों, कल की वीडियो को हम आगे बढ़ाते हैं। कल चल रहा था कृत्रिम कायिक जनन या प्रवर्धन बोल सकते हैं। कृत्रिम कायिक जनन में 3 टाइप थे। पहला टाइप था कर्तन कटिंग, दूसरा दाव लगाना, तीसरा रोपण। तो पहले 2 कंप्लीट हो चुके हैं। तो आज हम तीसरे की बात करेंगे। नंबर 3 पर है रोपण, और रोपण को अध्यारोपण भी कह सकते हैं, या फिर इसको हम ग्राफ्टिंग कहते हैं। क्या कहते हैं? ग्राफ्टिंग। तो रोपण में हम करते क्या हैं? रोपण में 2 अलग अलग पादपों के हिस्सों को इस प्रकार जोड़ा जाता है कि वो एक नए पादप के रूप में विकसित होकर वृद्धि करें। तो उसे हम क्या कहते हैं? रोपण कहते हैं। तो यहाँ पर 2 अलग अलग पादप हैं। एक पादप हम लेते हैं उच्च गुण वाला। कैसा पादप लेते हैं? उच्च गुण वाला। दूसरा पादप लेते हैं निम्न गुण वाला। अब जो उच्च गुण वाला पादप है उसकी हमें आवश्यकता है, ये हमारे लिए क्या है? वांछित है। तो उच्च गुण वाले पादप के जिस हिस्से का हम रोपण करते हैं उसे कलम कहते हैं। कलम मतलब स्क्योन। इस कलम का रोपण जिस पर करते हैं या निम्न गुण वाले पादप पर करते हैं उसे हम स्कंद कहते हैं। स्टॉप। तो यहां पर ये दोनों पॉइंट याद रखने हैं कि रोपण में 2 अलग अलग पादपों के हिस्सों को जोड़ा जाता है। एक पादप उच्च गुण वाला होता है और दूसरा पादप निम्न गुण वाला होता है। उच्च गुण वाले पादप के जिस हिस्से या जिस भाग का रोपण किया जाता है उसे कलम या स्क्योन कहते हैं, और इस कलम का रोपण जिस पादप के हिस्से पर करते हैं उसे हम क्या कहते हैं? स्कंद कहते हैं, स्टॉक्स कहते हैं। अब बात यह है कि एक नए पादप के रूप में ये कैसे विकसित होते हैं। जैसे मानो ये एक निम्न गुण वाला पादप है और हमने इसको यहां से काट दिया। निम्न गुण वाले पादप के हिस्से को हम क्या कहते हैं? स्कंद कहते हैं। अब कोई उच्च गुण वाला पादप, तो उच्च गुण वाले पादप जैसे ये कोई उच्च गुण वाला पादप है, यहां से हम इसकी कलम काट के इस स्कंद पर उच्च गुण वाले पादप पर क्या कर देते हैं? रोपण कर देते हैं, या फिर रोप देते हैं या बो देते हैं, इस तरह से। लेकिन एक बात याद रखना है कि जो स्कंद होता है इसका मजबूत होना आवश्यक है। मजबूत क्यों? क्योंकि ये कलम के लिए, ये कलम है, ये कलम के लिए आधार का काम करता है। किसका काम करता है? आधार का। जब ये आधार का काम करता है तो इसलिए इसको मजबूत होना चाहिए, या फिर इसका मजबूत होना आवश्यक है। क्यों? क्योंकि जो आधार होता है उस पर कलम का रोपण आसानी से हो जाएगा। जैसे हम बात करें यहां पर, जो मकान की नींव होती है वो क्या है? आधार है। तो नींव हमारी मजबूत होनी चाहिए, पक्की होनी चाहिए। क्यों? क्योंकि उस पर हम आसानी से दीवार बना सकते हैं। अब हम बात करें कि ये एक नए पादप के रूप में कैसे विकसित होगा। स्कंद जो होता है ये एक स्थानीय पादप का होता है। यह पादप जहां पर है वहीं रहता है, और जो कलम होती है ये दूसरे पादप की होती है, उच्च गुण वाले पादप की। तो इसको हम काट कर लगाते हैं। जैसे यहां से इसको काट के यहां लगाया। अब ये एक नए पादप के रूप में कैसे विकसित होंगे कि कलम और स्कंद इन दोनों की जो कैम्बियम होती हैं, वलय,
एदा वलय बोलते हैं इनको, एदा कैम्बियम। 11th में कैम्बियम पढ़ चुके हैं एनाटॉमी में। तो इन दोनों की जो कैम्बियम है ये आपस में क्या हो जाती हैं, संयुक्त हो जाती हैं। जैसे ही ये यहां पर संयुक्त हो जाएंगे तो सेल डिवीजन चालू हो जाएगा। क्या? सेल डिवीजन। और सेल डिवीजन को क्या कहा जाता है? कोशिका विभाजन। कोशिका विभाजन आरंभ हो जाएगा। कोशिका विभाजन आरंभ होने के बाद कलम और स्कंद इन दोनों के जो संवहन ऊतक होते हैं, वेस्कुलर टिश्यू संवहन ऊतक, और संवहन ऊतक यहां पर दो प्रकार के होते हैं, एक होता है जाइलम और दूसरा होता है फ्लोएम। तो इन दोनों के कलम और स्कंद के संवहन ऊतक भी क्या हो जाते हैं, आपस में संपर्क में आ जाते हैं और पादप में वृद्धि होना आरंभ हो जाती है। अब वृद्धि आरंभ क्यों होती है? क्योंकि जो जाइलम का काम है, जाइलम का काम है मृदा से जल व खनिज लवणों को पादप के भागों या पत्तियों तक पहुंचाना। जाइलम ने मृदा से जल व खनिज लवण को पहुंचा दिया। अब पत्ती क्या करेगी? ये सूर्य का प्रकाश जो फोटोन के रूप में आता है, बंडल के रूप में, जैसे माचिस के बंडल होते हैं, इस तरह से आता है। तो ये प्रकाश वायुमंडलीय CO2, जल और खनिज लवण इनकी उपस्थिति में कार्बनिक खाद्य पदार्थ का निर्माण करती है। ये पत्ती है, किसका निर्माण करती है? कार्बनिक खाद्य पदार्थ का। जो ये कार्बनिक खाद्य पदार्थ निर्मित किया है तो इसे फ्लोएम पादप के सभी भागों तक पहुंचाता है या सभी भागों तक वितरण करता है। क्यों? क्योंकि सेल के लिए खाद्य पदार्थ या पोषक पदार्थ आवश्यक होता है। इसलिए सेल क्या करती है? यहाँ पर सेल डिवीजन करती हैं, मतलब कोशिकाएं वो विभाजन करती हैं। जैसे विभाजन आरंभ होता है तो यहाँ पर इस पादप की वृद्धि क्या हो जाएगी? स्टार्ट हो जाएगी और यह एक नए पादप के रूप में क्या हो जाएगा? विकसित हो जाएगा। तो एक और बार दोबारा से देखते हैं। यहाँ पर रोपण। रोपण किसे कहते हैं? कि रोपण में या रोपण के तहत दो अलग अलग पादपों के हिस्सों को इस प्रकार जोड़ा जाता है कि वे एक नए पादप के रूप में विकसित होकर वृद्धि करें। अब यहाँ पर दो पादप, एक उच्च गुण वाला पादप होता है, दूसरा निम्न गुण वाला होता है। उच्च गुण वाला पादप जिसके हिस्से को लगाया जाता है या बोया जाता है या रोपा जाता है या फिर रोपण किया जाता है, उसे हम क्या कहते हैं? कलम कहते हैं। इस कलम का जिस पादप पर या पादप के हिस्से पर रोपण करते हैं उसे हम क्या कहते हैं? स्कंद कहते हैं। कलम और स्कंद को एक दूसरे में फंसाकर बांध दिया जाता है। इन दोनों की क्या कर दी जाती है? बाइंडिंग इस तरह से बांध दिया जाता है। अब यहाँ पर वृद्धि कैसे चालू होगी कि कलम और स्कंद इन दोनों की जो एदा कैम्बियम जो होती है वे आपस में क्या हो जाती हैं? जुड़ जाती हैं, संयुक्त हो जाती हैं। जैसे ही संयुक्त होती हैं तो यहाँ पर कोशिकाएं वो विभाजन करना क्या कर देती हैं? आरंभ कर देती हैं। सेल डिवीजन क्या हो जाएगा? स्टार्ट हो जाएगा। अब यहाँ पर कलम और स्कंद दोनों के जो संवहन ऊतक होते हैं, वेस्कुलर टिश्यू, ये दो प्रकार के होते हैं, जाइलम और फ्लोएम। ये भी क्या हो जाते हैं? एक दूसरे के संपर्क में आ जाते हैं। स्कंद के जाइलम फ्लोएम मतलब संवहन ऊतक और कलम के संवहन ऊतक एक दूसरे के संपर्क में आ जाएंगे। संपर्क में आ जाएंगे तो क्या होगा? जो जाइलम होता है वो मृदा से जल व खनिज लवणों को पत्तियों तक पहुंचाएगा या पादप के भागों तक पहुंचाएगा। पत्ती क्या करती है? प्रकाश और वायुमंडलीय CO2, जल व खनिज लवण की उपस्थिति में कार्बनिक खाद्य पदार्थ का निर्माण करती है। जो कार्बनिक खाद्य पदार्थ निर्मित है
निर्मित हुआ है, इसका वितरण फ्लोएम के द्वारा किया जाता है। यह पादप के सभी भागों तक खाद्य पदार्थ का क्या करता है, वितरण करता है। अब आगे हम देखते हैं यहां पर रोपण के प्रकार। यदि हम रोपण की बात करें तो रोपण को 4 भागों में बांटा गया है। कितने भागों में, 4 भागों में। तो रोपण के चारों भागों को देखते हैं। नंबर वन पर है जीवी रोपण। जीवी को हम क्या कह सकते हैं, यहां पर जिह्वा कह सकते हैं। और एक और इसका नाम है विहिप रोपण, टंग ग्राफ्टिंग। नंबर 2 पर है फच्चर रोपण। फच्चर रोपण, वेज ग्राफ्टिंग। और नंबर 3 पर है क्रीट या फिर मुकुट ग्राफ्टिंग, मुकुट रोपण। और नंबर 4 पर है बड़ ग्राफ्टिंग, बड़ मतलब कलिका रोपण। तो चारों को देखेंगे। जीवी रोपण में क्या होता है कि जो कलम और स्कंद ये दोनों ही समान मोटाई के होते हैं। इनकी जो मोटाई है वो कैसी होती है, समान होती है। और स्कंद व कलम दोनों में 5 से 8 सेंटीमीटर लंबा और अंग्रेजी वी आकार का क्या लगाया जाता है, चीरा लगाया जाता है। और चीरा लगाकर कलम को स्कंद में क्या करते हैं, हम फंसा देते हैं। जैसे यहां पर ये स्कंद हो गया, और ये कलम हो गई, कलम। और ये यहां पर कौन है, स्कंद। अब कलम और स्कंद को एक दूसरे में फंसाकर हम इसको क्या करते हैं, बांध देते हैं। क्यों बांध देते हैं, क्योंकि इनकी जो कैम्बियम है, संवहन ऊतक है, ये एक दूसरे के संपर्क में आ जाएं। तो ये क्या होता है, जीवी रोपण होता है। जीवी रोपण एक और बार देखते हैं दोबारा से कि जीवी रोपण में या फिर इस विधि के तहत कलम स्कंद इन दोनों की जो मोटाई है वो समान होती है। दोनों में ही 5 से 8 सेंटीमीटर लंबा वी आकार का चीरा लगाकर इन दोनों को एक दूसरे में क्या करते हैं, फंसा देते हैं। और फंसाकर इन दोनों को बांध दिया जाता है। नंबर 2 पर है फच्चर रोपण। फच्चर रोपण में क्या होता है, जो स्कंद होता है और कलम होती है, इन दोनों का व्यास कैसा होता है, समान होता है। मतलब हम बोले तो यहां पर समान मोटाई इस कलम व स्कंद की जीवी में, और फच्चर में स्कंद व कलम या कलम व स्कंद के व्यास समान। व्यास मतलब मोटाई हो गई, क्या हो गई, मोटाई हो गई। ठीक है। अब यहां पर स्कंद में वी आकार का चीरा लगाते हैं, जबकि कलम में वेज आकार का चीरा लगाते हैं। किस तरह से, जैसे ये यहां पर स्कंद हुआ तो इसमें हम इस तरह से वी आकार का चीरा लगाते हैं। यहां पर कलम ये वेज आकार का चीरा लगाते हैं और इसको हम इस तरह से क्या कर देते हैं, बांध देते हैं। ये कौन है, कलम या कलका कह सकते हैं इसको। और ये कौन हो गया, यहाँ पर स्कंद हो गया। इसमें ध्यान क्या रखना है, फच्चर रोपण में स्कंद व कलम का व्यास समान होता है। स्कंद में वी आकार का चीरा लगाते हैं, कलम में वेज आकार का चीरा लगाते हैं। कलम व स्कंद को दोनों को एक दूसरे में फंसाकर इनको क्या कर देते हैं, बांध देते हैं। क्वेश्चन आया
कि रोपण में कलम और स्कंद को एक दूसरे में फंसाकर क्यों बांधा जाता है। क्यों बांधा जाता है? क्योंकि इन दोनों की जो कैम्बियम है, ऐदा है, ये एक दूसरे से क्या हो जाएंगी, जुड़ जाएंगी। ठीक है, दोनों की कैम्बियम आपस में संयुक्त हो जाएंगी और कोशिका विभाजन आरंभ हो जाएगा। कोशिका विभाजन आरंभ होने के बाद सम्मेलन ऊतक, कलम व स्कंद दोनों के सम्मेलन ऊतक एक दूसरे के संपर्क में आ जाएंगे और पादप की वृद्धि स्टार्ट हो जाएगी। नंबर 3 पर है क्रीट या मुकुट रोपण। अब इसको मुकुट क्यों कहा जाता है? तुमने मोर देखी होगी गांव में, जो मोर होती है उसके सिर पर जो किलंगी होती है उसको हम क्या कहते हैं, मुकुट कहते हैं। जैसे दूल्हा का टोपा होता है उस पर भी क्या होती है, किलंगी होती है। कैसे? यहां पर जो स्कंद है, स्कंद की जो मोटाई है वो बहुत ज्यादा होती है मोटाई, जबकि कलम की मोटाई है वो कम होती है। इसकी मोटाई ज्यादा और इसकी मोटाई कम होती है। मतलब हम बोल सकते हैं कि कलम की तुलना में स्कंद की मोटाई कई गुना अधिक होती है। जैसे ये हो गया स्कंद, जब स्कंद की मोटाई कलम की तुलना में बहुत ज्यादा है तो हम इस स्कंद पर एक से अधिक कलमों का क्या कर सकते हैं, रोपण कर सकते हैं। एक से अधिक कलमों का रोपण करेंगे तो ये एक मुकुट जैसी स्थिति बनेगी। जैसे ये कलम हो गई, ये दूसरी हो गई, ये तीसरी हो गई, इस तरह से। और दोनों में ही तिरछा चीरा लगाते हैं। कैसा लगाते हैं? तिरछा। तिरछा बोले तो तुम्हारे लिए अलग से यहां पर बताएं। जैसे मान के चलो ये कलम है तो इस तरह से चीरा लगता है, ये वाला, तो इसको हम क्या बोलेंगे, तिरछा बोलेंगे। दोबारा से देखते हैं, क्रीट या मुकुट रोपण। इन दो क्रीट या मुकुट रोपण में क्या होता है कि स्कंद की मोटाई कलम की तुलना में कई गुना अधिक होती है। मतलब स्कंद की मोटाई ज्यादा, कलम की मोटाई कम होती है और एक स्कंद पर कई कलमों का हम क्या करते हैं, रोपण करते हैं। तो ये कौन हो गई, यहाँ पर कलम हो गई। अब हम बात करें यहाँ पर कल का रोपण। कल का रोपण में इस प्रकार की विधि में हम क्या करते हैं, केवल और केवल एक ही कलम का रोपण करते हैं या फिर एक ही कलिका का रोपण करते हैं। यहां पर केवल और केवल एक ही कलिका का रोपण किया जाता है। एक कलिका का क्या करते हैं, रोपण करते हैं। अब जो यहां पर स्कंद है, स्कंद में हम टी या फिर एच आकार का चीरा लगाते हैं। स्कंद में टी या एच आकार का चीरा लगाते हैं। जैसे मान के चलो ये कौन है, यहां पर स्कंद है, तो इस तरह से इसमें चीरा लगता है यहां पर। तो ये कैसा दिखेगा, टी आकार का या फिर एच आकार का दिखेगा। और इसमें हम क्या करते हैं, एक कलिका का रोपण कर देते हैं। कलिका या कलम, ये कलम हो गई और ये स्कंद हो गया। हाँ तो दोस्तों एक और बार रिपीट करते हैं इसको कि जो रोपण है उसको 4 भागों में बांटा गया है। कितने भागों में, 4 भागों में। सबसे पहला है जीवी रोपण, जिव्या रोपण या फिर विहिप रोपण, टंग ग्राफ्टिंग। दूसरा है फच्चर रोपण, वेज ग्राफ्टिंग। तीसरा है क्रीट या फिर मुकुट रोपण और चौथा है कलिका रोपण। सबसे पहले हम बात करते हैं जीवी रोपण की। तो जीवी रोपण में क्या होता है कि जो कलम और स्कंद है दोनों की मोटाई कैसी होती है, समान होती है और दोनों में ही 5 से 8 सेंटीमीटर लंबा और अंग्रेजी वी आकार का क्या लगाते हैं, हम चीरा लगाते हैं और इन दोनों को एक दूसरे में फंसाकर क्या कर दिया जाता है, बांध दिया जाता है। नंबर 2 पर फच्चर रोपण। फच्चर रोपण में क्या होता है, स्कंद और कलम या स्कंद का जो व्यास है, मतलब मोटाई है, वो कैसी होती है, समान होती है। स्कंद में वी आकार का और कलम में वेज आकार का चीरा लगाया जाता है और दोनों को बांध दिया जाता है। क्रीट या फिर मुकुट रोपण, इसमें क्या होता है कि जो स्कंद है उसकी मोटाई कलम की तुलना में कई गुना अधिक होती है। मतलब स्कंद की मोटाई ज्यादा, कलम की मोटाई कम होती है। तो मतलब जब स्कंद की मोटाई कलम की तुलना में कई गुना अधिक है तो एक स्कंद पर कई कलमों का रोपण कर सकते हैं।
जैसे यहाँ पर जो कलम और स्कंद होते हैं उसमें तिरछा चीरा लगाया जाता है, ठीक है, जैसे इस तरह से। चौथा है कलकारोपण। कलकारोपण में क्या होता है, केवल और केवल एक ही कलका का रोपण किया जाता है। यहां पर स्कंद में टी या एच आकार का चीरा लगाकर कलम का क्या कर देते हैं, रोपण कर देते हैं। जैसे यदि हम बात करें यहां पर एग्जाम्पल की, रोपण का जो एग्जाम्पल है, जो नींबू होता है, नींबू का लेते हैं हम स्कंद और संतरे की लेते हैं यहां पर कलम। मतलब नींबू में या नींबू के स्कंद पर संतरे की कलम का क्या कर सकते हैं, रोपण कर सकते हैं। ये एग्जाम्पल यहां पर याद रखना है। तो आज की वीडियो यहीं समाप्त करते हैं। अब इस चैप्टर में केवल और केवल लैंगिक जनन बचा है। क्या बचा है, लैंगिक जनन। और जो नोट्स हैं उनको कॉपी में लिख लें। नोट्सों के साथ साथ बुक जरूर पढ़ें। यदि कोई प्रॉब्लम होती है तो उसको अवश्य पूछें और यहां पर भी ध्यान से समझें। एक वीडियो को एक बार समझ में नहीं आए तो फिर दो बार में नहीं आए तो 3 बार, कम से कम 3 बार तुम्हें वीडियो देखना है। यदि 3 बार देखने पर भी समझ में नहीं आए तो आपको अवश्य पूछना है। थैंक यू।